हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट इन योर लाइफ। बीपीएससी 143 में आज अपन पढ़ेंगे इकाई नंबर 5, जिसका नाम है राज्य स्वायत्तता, स्टेट ऑटोनोमी। स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता। तो कई बार देखा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा कई भेदभाव वाली नीतियाँ, नियम कानून बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से अनेक राज्यों को लगता है कि हमारे यहाँ पर विकास कम हुआ है, हमारे लोगों को राजनीति में प्रतिनिधित्व कम मिलता है। तो दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से आंदोलन की मांगे हैं वो उठाई जाती है। तो ये सब इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप परिचय समझो। भारतीय संविधान में संघवाद की व्यवस्था मिलती है, यानी कि राज्यों के पास में भी अधिकार है और केंद्र के पास में भी अधिकार है, अर्थात केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का व अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। राज्य स्वायत्तता का मतलब होता है कि राज्यों के दिन प्रतिदिन के मामले में केंद्र सरकार इंटरफेयर या हस्तक्षेप, दखल अंदाजी ना करे, यानी कि राज्य स्वतंत्र होकर के अपने नीति निर्माण बनाए। यही प्रक्रिया राज्य स्वायत्तता कहलाती है। भारतीय संघवाद में स्वायत्तता यानी कि भारत में किस प्रकार का संघवाद हमें देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा नज़र डालते हैं। वर्तमान में भारतीय संघवाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत के राज्यों के बीच असमानता बढ़ रही है, यानी कि कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, कुछ राज्य बीमारू राज्य हैं, जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इनका डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है। अनेक राज्य इससे पिछड़ गए, इसी कारण वे आज अधिक स्वायत्तता देने की बातें कर रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार उनको अधिकार दे, स्वतंत्रता दे, पैसे दे, है ना, ताकि वे भी अपना विकास आगे बढ़ा सकें, अर्थात अपने यहाँ पर अधिक नौकरियों का निर्माण कर सकें, अपने यहाँ पर मजबूत बुनियादी ढांचे को अपने नागरिकों का समग्र कल्याण कर सकें। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार देने के लिए दोस्तों भारत सरकार ने पैसा अधिनियम बनाया था 1996। ठीक है, पैसा अधिनियम का फुल फॉर्म पंचायतों का विस्तार। इसके अंदर आदिवासी जो समुदाय है उनको अधिक आज़ादी दी गई, वहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं वही ज़्यादा डिसीजन ले पाती हैं पैसा अधिनियम की सहायता से। इस अधिनियम के जरिए ग्राम सभाओं को सभी विकास गतिविधियों का केंद्र बनाया गया। अधिक स्वतंत्रता व अधिकार देने हेतु अनेक भारतीय राज्यों में स्वायत्तता आंदोलन हुए हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पैसा अधिनियम हमने पढ़ लिया कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं यानी कि आदिवासी समुदायों को अधिक आज़ादी अधिकार देने के लिए, ताकि वे भी नीति निर्माण कानून की प्रक्रिया में भागीदार बन सके, तो उसके लिए पैसा अधिनियम आया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ नया पढ़ते हैं। भारतीय राज्यों में स्वायत्तता की मांग है वो आप देख लेते हैं। राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण की प्रक्रिया राज्य स्वायत्तता की मांग को जन्म देती है, यानी कि जब केंद्र या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सबसे ज़्यादा पावर होने लगती है, अनेक राज्यों को लगता है कि हमारे पास तो पावर ही नहीं है कुछ नियम कानून बना सके, हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी कम हुआ है, तो दोस्तों इसकी वजह से स्वायत्त आंदोलन उनका जन्म होता है। भारतीय समाज अत्यंत विविधतापूर्ण और बहुलवादी है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, नस्ल, जाति वाले लोग रहते हैं, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक, जातीय और भाषाई समुदाय रहते हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति यानी कि अलग अलग कल्चर हैं सबके और बोलियाँ हैं। यही विविधता यानी कि यही जो अलग अलग होना है उनका, वो एक अलग इकाई के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो जैसे कि आप ये समझो, जैसे कि मुंबई राज्य था जब भारत आज़ाद हुआ, तो मुंबई राज्य में दोस्तों मराठी भाषा बोलने वाले लोग भी रहते थे और गुजराती भाषा बोलने वाले लोग भी मुंबई राज्य में रहते थे। तो दोस्तों फिर गुजराती समुदाय द्वारा कहा गया कि भाई गुजरातियों के लिए गुजरात बनाया जाए और मराठियों के लिए महाराष्ट्र बनाया जाए। तो ये मोटिवेट करती हैं इस प्रकार की विविधता कि वो एक अलग राज्य उनके लिए बनाया जाए। 1947 के बाद से ही भारत के अनेक क्षेत्रों में स्वायत्तता हेतु आवाज़ें उठी है। उदाहरण से डीएम की राजमन्नार समिति, 10 नंबर के सवाल आते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स लिखते टाइम इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो तमिलनाडु की पार्टी का नाम है डीएमके। ठीक है, तो डीएमके के उस टाइम के मुख्यमंत्री थे जब ये समिति बनाएगी डॉक्टर एम करुणानिधि, डीएमके पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के। इन्होंने पूर्व न्यायाधीश पीवी राजमन्नार को
साल 1969 में तमिलनाडु को अधिक स्वायत्तता देने हेतु व केंद्र राज्य संबंध में सुधार हेतु सिफारिश देने के लिए राजमन्नार समिति का अध्यक्ष बनाया था। तो दोस्तों राजमन्नार समिति क्या है? डीएमके पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे पहले 1969 के टाइम पर, डॉक्टर एम करुणानिधि, उन्होंने एक पहले मतलब न्यायाधीश जज रह चुके थे, उनका नाम था पीवी राजमन्नार। इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और कहा गया कि आप हमें सिफारिशें दो किस प्रकार से तमिलनाडु को और अधिक अधिकार आज़ादी दिलवाई जा सकती है और केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे बन सकते हैं। मैं आपको प्रमुख सिफारिशें बता देता हूं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। प्रमुख सिफारिशें: अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, यानी कि जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कुछ विवाद, डिस्प्यूट, लड़ाई हो जाए तो उसको सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाए। योजना आयोग को हटाकर एक सांविधिक निकाय बनाना, यानी कि तमिलनाडु को लग रहा था योजना आयोग के कारण हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए योजना आयोग को ही हटा दिया जाना चाहिए और इसकी जगह एक अलग आयोग बनाना चाहिए। वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाना, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक 5 साल के लिए एक वित्तीय आयोग बनता है, तो वित्त आयोग दोस्तों फिर 5 साल के लिए नया बनेगा। तो इन्होंने कहा था राजमन्नार जी ने, पीवी राजमन्नार जी ने, कि वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाया जाए। निकाय यानी कि बॉडी एक तरह की। राज्यपाल की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हो। जानते हैं आप राज्यपाल केंद्र सरकार और केंद्र सरकार का एक एजेंट होता है जो कि राज्य में संविधान से चीज़ें चल रही है कि नहीं चल रही उसको देखता है। तो कई बार राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार है वो राज्यों के साथ भेदभाव कर देती है। संघ और समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में लाया जाए। राज्यों को अवशिष्ट शक्तियाँ देना। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी रेजिडरी पावर, ऐसी शक्तियाँ जो संविधान में उल्लेख नहीं है वो भी शक्तियाँ केंद्र के पास में ही है। ठीक है, तो फिर केंद्र बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और राज्यों के साथ मनमाना व्यवहार करने लगता है, जिसकी वजह से स्वायत्तता का नुकसान होता है राज्यों की। इसके अलावा राजमन्नार समिति ने अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा और आईएफएस यानी कि भारतीय वन सेवा, इनको ख़त्म करना। क्योंकि दोस्तों जो आईएएस जिला कलेक्टर बनते हैं उनको केंद्र सरकार ही अपॉइंट करती है और केंद्र सरकार अपने मनमाने आईएएस को मनमाने राज्यों में भेज देती है। ठीक है, पसंदीदा राज्यों में भेज देती है, वहाँ पर उनसे अपने काम निकलवाती है केंद्र सरकार और राज्यों का शोषण होता है इससे। ऐसा कहना था पीवी राजमन्नार समिति का। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 में मिलता है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति शासन उन राज्यों में लगाया जाता है जहाँ पर संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो। तो कई बार संविधान के अनुसार चल रहा है शासन राज्य में, फिर भी केंद्र सरकार कहती है कि नहीं यहाँ तो नहीं चल रहा है ना, यहाँ की विधानसभा को विघटित अथवा भंग कर दो और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो राज्यपाल को केंद्र का एजेंट नहीं मानना चाहिए। इसके अलावा राजमन्नार समिति की सिफारिशों जो इन्होंने सलाह दी थी पर केंद्र सरकार ने विचार नहीं किया। हालांकि इस समिति ने राज्य के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, यानी कि नज़रिया क्या होना चाहिए राज्य का, तमिलनाडु का क्या था, वो इसने स्पष्ट किया और केंद्र राज्य के संबंधों में तनाव के क्षेत्रों को उजागर किया। आगे चलते हैं दोस्तों, ये तो इस साल असाइनमेंट में भी था। अकाली दल आनंदपुर शाही प्रस्ताव। दोस्तों अकाली दल क्या है? पंजाब की एक क्षेत्रीय पार्टी, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना है ना। तो आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में एक पंजाबी सिख राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है शिरोमणि अकाली दल, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सिर्फ अकाली दल, इसका पूरा नाम शिरोमणि अकाली दल है। इस पार्टी के द्वारा एक बहुत सारी मांगों की सूची वाला एक प्रस्ताव था जिसका नाम था आनंदपुर शाही प्रस्ताव, जो कि 1973 में लाया गया। अकाली दल ने केंद्र सरकार से अनुरोध या रिक्वेस्ट किया कि पंजाब को अपने घरेलू मामलों में अधिक स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाएं तथा केंद्र सरकार सिर्फ विदेशी रक्षा, मुद्रा या करेंसी, संचार से संबंधित मामलों पर ही नियंत्रण रखे। यानी कि पंजाब सरकार उस टाइम पे चाह रही थी कि हमें अधिकार, आज़ादी ज़्यादा दी जाए, हमें फ्रीडम ज़्यादा दी जाए और केंद्र सरकार हमारे पर कम कंट्रोल करे। इसके अलावा दोस्तों इस प्रस्ताव में धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे भी शामिल थे। केंद्र पंजाब की राज्य सरकार को स्वायत्तता प्रदान करे, ये भी इसमें लिखा था। पंजाब के छठे विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको पढ़ा देता हूँ, क्या था उस समय, सिनेरियो क्या चल रहा था पंजाब के अंदर। आज से तकरीबन 55 साल पहले क्या चल रहा था पंजाब में। तो पंजाब में छठवें विधानसभा के चुनाव हो रहे थे दोस्तों वहाँ पर, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 104 सीटों में 66 सीटें जीतकर अपनी वहाँ पे सरकार बनाई थी पंजाब के अंदर। ये विधानसभा के चुनाव हुए थे, टोटल सीट 104 थी, 66 कांग्रेस ने जीती और अकाली दल ने 24 सीटें जीतकर प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी। यानी कि दोस्तों सबसे मुख्य पार्टी
पंजाब के अंदर 1969 में कांग्रेस थी। इसके अलावा विपक्ष में जो पार्टी, जैसे कि बीजेपी के विपक्ष में एक मुख्य पार्टी कांग्रेस है, वैसे ही वहाँ पे अकाली दल था। तो इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से सिख धर्म को एक अलग से स्थापित करने, यानी कि सिख धर्म को ज़्यादा तवज्जो देने, ज़्यादा अधिकार देने और हिंदू धर्म से अलग करने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी गई थी। इसके अलावा पंजाब को जातिवाद से अलग करने तथा किसानों के कल्याण की मांगे इस प्रस्ताव में शामिल थी। केंद्र सरकार को धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि दोस्तों जो पंजाब में जो सिख समुदाय है, ठीक है, उनके भलाई की बातें हैं वो केंद्र सरकार को सोचनी चाहिए। इसके अलावा कृषि सुधारों तथा पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की मांगें इस प्रस्ताव में शामिल थी। आ रहा है समझ में? यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। अगर है तकलीफ़ तो कमेंट में लिख देना आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। पश्चिम बंगाल ज्ञापन प्रस्ताव, दोस्तों ये क्या है देखते हैं एक बार। सन 1977 की बात है। पश्चिम बंगाल में एक पार्टी शासन कर रही थी। क्या नाम था उस पार्टी का? भारतीय साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको सीपीआई भी कहते हैं। ये पार्टी थी पश्चिम बंगाल में 1977 के टाइम पर। इस पार्टी ने ही एक ज्ञापन प्रस्ताव पारित किया था। इसमें केंद्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित करने, पश्चिम बंगाल को अधिक स्वतंत्रता देने की बातें कही गई। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्र ने राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण किया है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता खत्म होती जा रही है। यानी कि केंद्र, दोस्तों आपको पता है कि संघ सूची के जितने विषय हैं उस पर भी कानून बना सकती है, समवर्ती सूची उन विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा अगर इमरजेंसी हो जाए देश में तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार वो अपने कानून बना सकते हैं। तो केंद्र बहुत पावरफुल है। तो केंद्र ने क्या किया? राज्यों का शोषण किया, राज्यों की स्वतंत्रता खत्म होती जा रही है। केंद्र कुछ राज्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि केंद्र का कंट्रोल है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है राज्यों पर। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति शासन, जिससे संबंधित अनुच्छेद 356 और 357 है, इनका मिसयूज होता है। इनके दुरुपयोग के कारण केंद्र सरकार ने अनेकों बार मनमर्जी से कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया है। ऐसे ही साथ ही संविधान में संघ शब्द को हटाकर संघीय शब्द जोड़ा जाना चाहिए, है ना। ये किस ज्ञापन प्रस्ताव की बातें चल रही है? पश्चिम बंगाल ज्ञापन प्रस्ताव। तो इन्होंने क्यों कहा कि संघ शब्द को हटा देना चाहिए? क्योंकि इनको लगा कि संघ शब्द से तो केंद्र पावरफुल हो रहा है, राज्य कमज़ोर हो रहे हैं। संघीय शब्द से दोस्तों सहयोग बढ़ेगा और जो राज्य हैं उनकी भी स्थिति में सुधार होगा, उनके पास पावर आएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि संघ शब्द हटाया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से और संघीय शब्द को जोड़ा जाना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। तेलुगु देशम पार्टी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी। तो इस पार्टी के जो नेता थे उन्होंने विजयवाड़ा एक आंध्र प्रदेश की सिटी है, वहाँ पर एक सम्मेलन, एक बैठक बुलाई थी। कब? मई 1983 ईस्वी में। तो आंध्र प्रदेश में छठवें विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस का दबदबा रहा, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकारें बनती रही पहले से लेकर छठे विधानसभा तक। लेकिन 1983 ईस्वी में दोस्तों एक नई पार्टी, शानदार पार्टी टीडीपी पार्टी यहाँ पे आई और कांग्रेस के इस प्रभुत्व को, यानी कि इस दबदबे को तोड़कर अपनी सरकार राज्य में बना दी टीडीपी पार्टी ने, है ना। कांग्रेस हट गई और टीडीपी पार्टी आ गई। क्योंकि दोस्तों एक बहुत फेमस नेता थे, एक्टर भी थे, ठीक है, और आम जनता के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। उनका नाम था एनटी रामाराव। वो टीडीपी पार्टी के संस्थापक, फाउंडर भी माने जाता है। इनका नाम क्यों इतना ज़्यादा चलता है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने आंध्र प्रदेश के जो कमज़ोर वर्ग हैं, ठीक है, SC ST दलित समुदाय, उनकी भलाई की बातें कही हैं इन्होंने। एनटी रामाराव तथा रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में सभी नेताओं को विजयवाड़ा में बुलाकर एक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन की कुछ खास बातें देख लेते हैं, है ना, जो विजयवाड़ा में हुआ तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व में। केंद्र द्वारा राज्यों को अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए, यानी कि अधिक स्वतंत्रता दे केंद्र राज्यों को अधिक वित्त प्रदान करे, यानी कि पैसे ज़्यादा दे, तभी तो राज्य विकास कर पाएंगे। इसके अलावा राज्यों को अधिक शक्तियां व अधिकार दिए जाने चाहिए। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हो और राज्यपाल का पद समाप्त होना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल की सहायता से दोस्तों केंद्र सरकार राज्यों का शोषण करती है अनेकों बार, ठीक है। ये किसने कहा था? तेलुगु देशम पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता थे वो सब कह रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर, ये क्या चीज़ है दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ कि जम्मू और कश्मीर की एक क्षेत्रीय पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इनके नेताओं की श्रीनगर में बैठक हुई थी। तो अक्टूबर 1983 में जम्मू और कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में अनेक पार्टियों के 50 नेताओं को इकट्ठा किया। इस बैठक की मेज़बानी, यानी कि किसने होस्ट किया? उस टाइम पर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे जम्मू और कश्मीर के। इन्होंने यहाँ पर 50
से ज़्यादा नेताओं को बुलाया, अलग अलग पार्टी के थे वो लोग, कश्मीर में बैठक की। इस बैठक में अनेक दल शामिल हुए, जैसे कि डीएमके पार्टी जो कि तमिलनाडु की पार्टी, टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, अकाली दल और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और असम जातीय दल और भारतीय साम्यवादी दल आदि पार्टियों के जो नेता थे वो श्रीनगर की इस बैठक में शामिल हुए थे। तो इस बैठक की खास बातें देख लेते हैं। संघवाद को मजबूत बनाया जाए, राज्यों की स्वायत्ता बढ़ाई जाए, केंद्र राज्यों के क्षेत्राधिकार व शक्तियों का अतिक्रमण ना करे, यानी कि दोस्तों केंद्र है वो अपनी हद में रहे, अपने लिमिट में रहे, क्योंकि केंद्र थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है हर सूची के विषय पर, तो वो अधिकार कानून बना ही देता है। राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग ना हो। इसके अलावा आगे चलते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, आज के बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े दोस्तों, ठीक है। नोट्स को डाउनलोड कर लेना और पढ़ते रहना है इसको जब भी टाइम मिलता है। तो नागा राष्ट्रीय परिषद और मिजो राष्ट्रीय मोर्चा यह क्या है? सबसे पहले तो नागा राष्ट्रीय परिषद या एनएनसी, नागा नेशनल काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। तो एनएनसी या नागा राष्ट्रीय परिषद नागा जनजाति के लोगों का एक राजनीतिक संगठन था जो कि 1940 के दशक से 1950 के दशक तक एक्टिव रहा। और नागा राष्ट्रीय परिषद के सबसे बड़े नेता थे जापू फिजो नेता थे सबसे बड़े। तो 19 जून 1946 को वोखा नामक स्थान पर जो नागा राष्ट्रीय परिषद है इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया स्वतंत्र भारत में नागा हिल्स जिला असम का एक स्वायत्त क्षेत्र होगा। आप जानते हैं कि असम से ही अलग करके नागालैंड को बनाया गया था फिर बाद में। तो ये लोग कह रहे थे कि भाई हमें पश्चिम बंगाल में नहीं जाना है, हमें असम का ही हिस्सा रहना है और असम में भी हमें अधिकार ज़्यादा चाहिए होंगे। और नागा समूहों को के लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रोल जो सिस्टम है, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया जाए नागा जनजाति की भलाई के लिए। 26 जून 1947 को असम के राज्यपाल व नागा नेताओं के बीच 9 बिंदु की सहमति बनी जिसमें नागाओं को जो नागा जनजाति के थे को विधायी, कार्यकारी व न्यायपालिका संबंधी स्वायत्ता देने की बातें कही गई। ये कंप्लीट है ना, इसके अलावा इसमें कुछ लिखना नहीं है। ये काफ़ी है दोस्तों, बहुत शानदार कंटेंट है, ठीक है। तो लिख के आना ज़रूर, कम लिखो अच्छा लिखो जिससे नंबर बेटर मिले। और जो एग्ज़ाम में कॉपी आपको चेक करता है उसको भी पढ़ने में अच्छा लगे कि वास्तव में पढ़ के आया सामने वाला। मिजो राष्ट्रीय मोर्चा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट भी कहते हैं इसको, मिजो नेशनल फ्रंट। तो यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसका गठन 1959 में असम राज्य के मिजो क्षेत्र में अकाल स्थिति के प्रति भारत सरकार की निष्क्रियता के विरोध में पू लाल डेंगा द्वारा किया गया। तो दोस्तों भारत सरकार ने अकाल में यहाँ पर इतनी मदद नहीं की थी लोगों की, तो लोग नाराज़ थे। कहाँ पर? ये मिजोरम वाले क्षेत्र में। तो 1959 की बात है, यहाँ पे अकाल पड़ा था। यहाँ पे सबसे बड़े नेता थे इस टाइम पे पू लाल डेंगा। तो इन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम था मिजो राष्ट्रीय मोर्चा। मिजो लोगों को अधिकार दिलाने हेतु इन्होंने 1966 में एक बड़ा विद्रोह आंदोलन भी किया। 1986 ईस्वी में इन्होंने अलगाव व हिंसा को त्याग कर भारत सरकार के साथ मिजोरम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है, कि हमारे लिए बहुत अधिकार आज़ादी चाहिए। तो सब भारत सरकार ने दिया भी है मिजो लोगों को। तो दोस्तों ये सब मिजो राष्ट्रीय मोर्चा में अपने को लिखना है। अलगाववाद की भावना क्या होती है? जैसे कि हमें तो रहना ही नहीं है आपके साथ में, हमें अलग रहना है, ये भावना क्या कहलाती है? अलगाववाद। वित्तीय स्वायत्ता की मांग देख लेते हैं। भारत में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक मजबूत है क्योंकि केंद्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है, ये जानते हैं आप। साथ ही केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ भी है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियों के जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उन पर राज्य तो बिल्कुल भी कानून नहीं बना सकता है, केवल केंद्र बना सकता है। समझ में आ रहा है? तो संविधान में बनाते समय जो विषय शामिल नहीं किए गए थे और आज उन विषयों को अगर शामिल किया जा रहा है तो केंद्र सरकार ही उस विषय पर कानून बनाती है, वो अवशिष्ट शक्ति कहलाती है केंद्र सरकार की। फलतः राज्यों को अनुदानों हेतु यानी कि पैसे वगैरह के लिए केंद्र पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। अर्थात केंद्र के पास राज्यों से अधिक वित्तीय संसाधन व अधिकार हैं। राज्यों के पास राजस्व कम होने के कारण राज्य विशेष सार्वजनिक नीतियों को लागू करने के वित्तीय संसाधन कम पड़ जाते हैं, क्योंकि राज्य में विकास करने के लिए जिस सड़क बननी है, कॉलेज बनने हैं, अस्पताल बनने हैं, रेल नेटवर्क का विस्तार होना है, इसमें पैसे तो चाहिए ना। तो राज्यों के पास नहीं होते हैं पैसे इतने ज़्यादा, तो वो केंद्र सरकार के सामने चले जाते हैं। फिर वित्तीय असमानता के चलते कुछ राज्यों ने तो बहुत अधिक विकास कर लिया, जबकि कुछ राज्य विकास के मामले में पिछड़ गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार,
राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा 2016 में 101वां संविधान संशोधन करके वस्तु एवं सेवा कर, जिसको अपन बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लाया गया। इससे केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंधों में सुधार आया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन भी किया जाता है, जो राज्यों के बीच वित्त के बंटवारों को देखता है। ये आपको किस में लिखना है? वित्तीय स्वायत्तता की मांग में। आ रहा है दोस्त समझ में? आगे चलते हैं, राजनीतिक स्वायत्तता की मांग देखते हैं। राजनीतिक स्वायत्तता का मतलब है कि किसी इलाके के लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ पर तो हमारी जाति का कोई विधायक नहीं बनता, हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ से कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बनता, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है, और अपने अधिकारियों के लिए फिर वो लड़ते हैं। वो राजनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं। 1947 से 1967 के बीच आपको पता है कि भारत की राजनीति में कांग्रेस का एक तरफा दबदबा था। इस समय मजदूरों, कृषक वर्गों, समाज के वंचित वर्गों की राजनीति का उदय हुआ और अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म भी हो रहा था, जिससे भारत के अनेक क्षेत्रों से राजनीतिक स्वायत्तता की मांगें उठने लगी कि हमें भी अधिकार वगैरह चाहिए, है ना, हमें भी विधायक मुख्यमंत्री बनना है। तो आदिवासी जनजातियों को अधिकार देने हेतु भारत सरकार ने पैसा अधिनियम, जिसका पूरा नाम मैं अब बता रहा हूँ, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, जिसका शॉर्ट में नाम है पैसा अधिनियम, 1996 में पारित किया भारत सरकार ने आदिवासी जनजातियों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए। वैश्वीकरण के दौर में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आने से बाजार की ताकतें हावी हो गई, आपको पता है, जिससे कि एक राज्य में, जैसे राजस्थान, मान लो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आए, प्राइवेट कंपनी आए, तो फिर राजस्थान की जो स्वायत्तता है वो कमज़ोर हो जाती है। भारत में राजनीतिक स्वायत्तता के कुछ उदाहरण देख लो कि 1967 और 1979 में पंजाब में अकाली दल का उदय हुआ। अकाली दल ने, आपको पता है, पंजाब में मतलब बहुत तरह की डिमांड रखी कि हमें अलग से अधिकार, आज़ादी वगैरह चाहिए, फ्रीडम चाहिए, राइट चाहिए। इसी प्रकार से तमिलनाडु में डीएमके पार्टी का उदय, डीएमके पार्टी ने द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ठीक है। 1983 में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रांति दल का उदय हुआ था, ठीक है। चौधरी चरण सिंह इसके बड़े नेता थे भारतीय क्रांति दल के। तो ये सब इन पार्टियों ने कहा कि हमें थोड़ा और राजनीति में भागीदारी चाहिए। ऐतिहासिक विकास राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानता की वजह से भारत में अनेक क्षेत्रों से अलग अलग राज्य बनाने की मांगें उठी हैं। वर्तमान में भी राजस्थान में मरुधरा प्रदेश, असम में बोडोलैंड, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड बनाने की मांगें उठती रही हैं। लेकिन आपको पता है कि एक देश में बहुत सारे राज्य हो जाएंगे तो फिर भारत देश की एकता और अखंडता को खतरा भी हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों पर अत्यधिक नियंत्रण रखने से भारत के कुछ राज्य बीमारू श्रेणी में आ गए हैं, यानी कि इनका कम डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। वैश्वीकरण के समय में केंद्र सरकार व निजी कंपनियां इन बीमारू राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती हैं। बदले में लाभ के पैसे को इन राज्यों में निवेश नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये राज्य आज भी पिछड़ गया है। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, राजस्थान में अगर मान लो कि बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी आई, मान लो अमेरिका की कंपनी, उस कंपनी ने पैसे भी कमाए, केंद्र सरकार ने भी कमा लिए, और लाभ के पैसे को राजस्थान में निवेश नहीं किया गया और कम इन्वेस्टमेंट या नहीं इन्वेस्टमेंट करने के कारण राजस्थान पिछड़ गया। तो ये वैश्वीकरण के दौर में हम देख भी रहे हैं, तो जिसकी वजह से राज्यों को लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। नए राज्यों की मांग का विश्लेषण करने हेतु 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। इसके अलावा केंद्र राज्य राजनीतिक संबंधों को सुधारने हेतु सरकारिया व मदन मोहन पुंछी आयोग भी बनाए गए थे, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुलवादी समाज तथा स्वायत्तता। बहुलवादी समाज क्या होता है? वह समाज जिसमें धर्म, सामाजिक समूह, मूल्यों, विश्वासों, परंपराओं में विविधता होती है, यानी कि एक क्षेत्र में बहुत तरह के समाज रहते हैं और जिनका अलग अलग मूल्य, विश्वास, अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज, उनके अलग अलग धर्म हैं। ऐसे समाज को बहुलवादी समाज कहते हैं, या इंग्लिश में प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कहते हैं, जिसमें अलग अलग समूहों को स्वतंत्र रूप से विकास करने और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। लेकिन जब एक बड़े क्षेत्र में रहने वाले समान भाषाई समुदायों को लगता है कि उनकी संस्कृति का हनन हो रहा है, जैसे कि मान लो मुंबई राज्य में मराठी या गुजराती लोगों को लग रहा था कि गुजराती बोलने वालों को दबाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे लिए तो अलग से गुजरात बना दो आप, ठीक है। तो ऐसे लोग स्वायत्तता आंदोलन तैयार करके अपने लिए अलग राज्यों की मांग करने लग जाते हैं। इसी आधार पर भारत में अनेक राज्य बनाए गए, जैसे कि मुंबई राज्य से महाराष्ट्र व गुजरात अलग हुए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और मद्रास से आंध्र प्रदेश, क्योंकि मद्रास में एक ऐसा इलाका था जहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज काफ़ी बोलते थे, तो तेलुगु लैंग्वेज बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश अलग कर दिया गया। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश से भी तेलंगाना राज्य 2014 में अलग हो गया था। तो दोस्तों ये आपको लिख देना है बहुलवादी समाज तथा स्वायत्तता में, ठीक है।
आगे चलते हैं। भारत में नए राज्यों का निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ के लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया व नीति निर्माण में अपनी भागीदारी बढ़ानी होती है कि हम भी मुख्यमंत्री, हम भी विधायक, सरपंच बने, है ना। कभी कभी छोटे सांस्कृतिक समूहों को, यानी कि किसी इलाके में कुछ लोग संख्या में कम हैं, उनकी एक अलग संस्कृति, अलग कल्चर है, तो उनको लगता है कि जो ज़्यादा संख्या में हमारे को दबा देंगे, एक काम करते अलग राज्य मांग लेते हैं सरकार से। तो उस क्षेत्र में फिर राजनीतिक अशांति पैदा हो जाती है और फिर वहाँ पे स्वायत्ता आंदोलन हम देखते हैं। नरजातीयता यानी कि एथनिसिटी व स्वायत्ता। दोस्तों नरजातीयता का मतलब क्या है? ऐसे समूह जिनकी अपनी अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, भाषा, धर्म व आर्थिक हित अलग अलग होते हैं, उन समूहों को नरजातीय समुदाय कहते हैं। ठीक है। जैसे मेघालय में बात करूँ तो खासी, गारो, जैंतिया, ये सब नरजातीय समूह हैं। इनके अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, खाना पीना सब अलग है। ब्रिटिश शासन में, यानी कि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो इन क्षेत्रों को पिछड़ा माना जाता था, जब जहाँ पर नरजातीय समूह रहते थे, तथा इन्हें गवर्नर द्वारा शासित किया जाता था। जो अंग्रेज़ों का गवर्नर था वही इनको शासित करता था, शासन करता था। इन नरजातीय समूह के पास कम अधिकार होने के कारण इनका शोषण होता रहा। भारत में छोटा नागपुर पठार, ये एक जगह का नाम है दोस्तों, आज झारखंड राज्य में स्थित है ये जगह। तो छोटा नागपुर पठार में लोगों को, वहाँ के नरजातीय समूह को एक अलग क्षेत्र चाहिए था झारखंड नाम से। तो ये मांग 1929 से 2000 ईस्वी तक चलती रही और 2000 ईस्वी में आपको पता है कि बिहार से काटकर झारखंड अलग बना दिया गया। इसी प्रकार से 2000 ईस्वी में नरजातीय समूह की लगातार मांगों के कारण मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा नरजातीय समूह को स्वायत्ता देने के लिए प्रयास देख लेते हैं। भारत सरकार ने संविधान की 6वीं अनुसूची को बनाया है और उसमें क्या लिखा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के नरजातीय समूह को स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता हेतु प्रावधान जोड़े गए हैं 6वीं अनुसूची में। दूसरा प्रयास क्या है? पंचायतों के प्रावधान कोष्टक में है अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, जिसको मैं पैसा अधिनियम भी कहता हूँ। तो भारत सरकार ने आदिवासियों को हक दिलाने के लिए, उनकी ज़मीन पर उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए, उनकी भलाई के लिए, आदिवासियों के लिए पैसा अधिनियम लेके आई थी सरकार 1996। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक है दोस्तों भाषा और स्वायत्ता। तो दोस्तों कई स्थानों पे मतलब कुछ खास भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे लिए एक अलग राज्य होना चाहिए। संविधान सभा में भी भाषाई आधार पर नए भारतीय राज्यों के निर्माण पर चर्चा चली थी, लेकिन कड़वे अनुभव के कारण भाषाई आधार पर राज्य के पुनः गठन को भारत की एकता व अखंडता हेतु खतरा माना गया। तो संविधान सभा में कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि भारत में तो नए राज्य बना दिए जाने चाहिए भाषा के, लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा भाई पहले ही ये पाकिस्तान है, ये धर्म के नाम पे अलग कर दिया गया है, भारत का एक टुकड़ा अलग हो गया, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कम हो गया। अब ऐसे अपन भाषा के आधार पर ही बनाते रहेंगे अलग अलग राज्य, तो दोस्तों हो सकता है वहाँ पर भी उग्र दंगे भड़क जाएं और इससे देश की यूनिटी को, अखंडता को खतरा हो सकता है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि लोगों की डिमांड अगर काफ़ी आने लगती है, दंगे भड़क जाते हैं कि हमें अलग इलाका चाहिए हमारे लिए, तो दोस्तों सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ता है। और सरकार झुकी भी। कब झुकी कि देखो 1 नवंबर 1956 को ये जो मद्रास से तेलुगु भाषी प्रदेश, यानी कि तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनके लिए आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े नेता थे जो गांधीवादी सिद्धांतों पे चलते थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। इनकी मौत हो गई थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बनेगा मद्रास से काटकर, मैं आमरण अनशन करूँगा, यानी कि मरने तक यहाँ पर भूख हड़ताल करूँगा। तो इनकी मौत हो गई, दंगे भड़क गए। तो आंध्र प्रदेश में अधिकांश लोग तेलुगु बोलते, तो इनके लिए बना दिए गए, चलो भाई आप लोग के लिए आंध्र प्रदेश बना दिया गया है। भारत सरकार ने भाषाई आधार पर नए मांगों को देखते हुए 1953 में राज्य पुनः गठन आयोग बनाया गया था। एक बड़े क्षेत्र में जब एक विशेष भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अगर कम होती है तो उन लोगों को लगता है कि हमारी संस्कृति खतरे में आ जाएगी आने वाले टाइम पर, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो लैंग्वेज भाषा होती है वो संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। तो इसलिए ये लोग अपने भाषाई समुदाय हेतु एक अलग राज्य की मांग करने लगते हैं। भाषाई स्वायत्ता के आधार पर ही दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड आदि भारतीय राज्यों का निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है? जैसे कि हरियाणा में दोस्तों हिंदी बोलते अक्सर, ठीक है। तो पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा, पंजाब का हिस्सा था हरियाणा पहले, लेकिन पंजाब के कुछ रीजन में हिंदी बोलते थे लोग, तो उनके लिए हरियाणा बना दिया गया फिर, ठीक है।
तो ये गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड आदि भारतीय राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अलग भाषा लोग बोलते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। और फिलहाल भी दोस्तों गोरखालैंड और बोडोलैंड नए भारतीय राज्य बनाने की डिमांड वो अक्सर लोग कर रहे हैं। तो गोरखालैंड क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पास में एक क्षेत्र है जहाँ पर दोस्तों नेपाली भाषा बोलते हैं लोग, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि हमें गोरखालैंड बना के दे दिया जाए। और ऐसे बोडोलैंड, ये आपको पता है असम में ही बोडो जनजाति का एक इलाका है, बोडो भाषा लोग बोलते हैं, तो वो चाहते हैं बोडोलैंड हमारे लिए बना दिया जाए। लेकिन दोस्तों ऐसे ही अगर टुकड़े करते रहे तो आपको क्या लगता है, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अपने कमेंट ज़रूर करना आप, है ना। आपके विचार क्या है? क्या भाषाई आधार पर राज्य बनाने ठीक है या नहीं है? ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है राज्य स्वायत्ता, स्टेट ऑटोनॉमी। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, यूनिट नंबर 6। तब तक नोट्स बना लेना, वीडियो को 2-3 बार देख लेना। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।